हेलो स्टूडेंट, आप सबों के लेक्चर सीरीज़ में आज हम आपको आश्रय और प्रत्यर्पण दो चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। पहले हम आपको आश्रय के बारे में बताते हैं। इसको इंग्लिश में एक्सट्राडिशन कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस राज्य को सौंप दिया जाता है जिसने कोई अपराध किया जाता है। मतलब कोई व्यक्ति भारत में अपराध करता है और अपराध करके बाहर भाग जाता है, तो जिस राज्य में वो भाग रहा है राष्ट्र में, वो राष्ट्र उसको इंडिया को वापस सौंप देता है, तो इसे कहते हैं प्रत्यर्पण। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण हैं। मेहुल चौकसी वाला है और कई सारे उदाहरण हैं। नीरव मोदी वाला है। ये लोग ऐसे ही अपराधी होते हैं। इनको प्रत्यर्पण को कहते हैं कि एक्यूज और कन्विक्ट को लौटाने की प्रक्रिया को प्रत्यर्पण कहते हैं। एक्सट्राडिशन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक्स और ट्रेडिटियम, दोनों को मिला के एक्सट्राडिशन बनता है। प्रत्यर्पण को कई नामों से बुलाया सकता है, जैसे डिलीवरी ऑफ क्रिमिनल, सरेंडर ऑफ फ्यूगिटिव या फिर हैंड ओवर ऑफ फ्यूगिटिव। अभी आप लोग फ्यूगिटिव सुन रहे थे, तो 50 मतलब भी यही होता है, एक्सट्राडिशन होता है। ये रहा आपका प्रत्यर्पण। लेकिन देखिए, प्रत्यर्पण को उस राज्य द्वारा जिसके राज्य क्षेत्र में अभियुक्त या दोषित व्यक्ति पाया जाता है, उस राज्य को जिसके राज्य क्षेत्र में उसने अपराध किया है या अपराध के लिए दोषित किया गया है, अभियुक्त या दोषी सिद्ध व्यक्ति को सौंपने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ओपनहाइम ने इसको परिभाषित किया है कि प्रत्यर्पण अभियुक्त या दोषसिद्ध व्यक्ति का उस राज्य द्वारा जहां वह अपराध का अभियुक्त है या अपराध के लिए दोषित किया गया है, उस राज्य द्वारा सौंप देना ही प्रत्यर्पण कहलाता है। तो प्रत्यर्पण का सीधा मतलब ये है कि एक व्यक्ति यहाँ अपराध करे और कहीं और भाग जाए, तो जहाँ पे वो भाग के जाएगा वहाँ का व्यक्ति उसे यहाँ वापस ले आएगा। इसको बोलते हैं प्रत्यर्पण। अब बात आ गई इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला इसका उद्देश्य है राज्य क्षेत्रातीत राज्य के हितों की सुरक्षा करना। भाई जो राज्य हैं, जैसे भारत है, अब ये लोग भाग भाग के जा रहे हैं, तो दूसरे राज्य का ये दायित्व बनता है कि उसको लौटा दे अब राज्य हित की सुरक्षा में। फिर दूसरी बात कि अपराधी जो होंगे उनको ये चेतावनी जाती है कि वो ऐसा गलती नहीं करेंगे, डरेंगे, यानी कि वो अपराध से अपने भाग जाएं। फिर अपराध के दमन की प्रक्रिया। कहीं अपराध कहीं भी छिपता नहीं, चाहे अपराध के लिए हम 7 समुंदर पार भी चले जाएं तो भी हमको वो पकड़ ले। 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया वाला गाना ये चरितार्थ कर देगा। अब इसमें दो बातें आती हैं। राज्य क्षेत्रातीत, टेरिटोरियल स्टेट किसे कहते हैं? वह राज्य जहाँ अभियुक्त या दोषित व्यक्ति पाया जाता है। रिक्वेस्टिंग स्टेट, निवेदक राज्य, वह राज्य जहाँ अपराध किया जाता है। ये दो, इसमें प्रत्यर्पण में दो राष्ट्र होते हैं। एक टेरिटोरियल स्टेट होता है, वहाँ जहाँ अभियुक्त दोषित पाया गया है, और एक रिक्वेस्टेड स्टेट होता है, वो उसको रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ एक सभ्य राष्ट्र, इसलिए यहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पे लेटर ऑन रिक्वेस्ट जारी किया जाता है और उसके तहत उसको अनुरोध किया जाता है कि आप उसको हमारे यहाँ उसको भेज दीजिए। और इसकी म्यूचुअल वो होता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बढ़ाने के लिए और इंटरनेशनल सहयोग बढ़ाने के लिए इसको अपनाया। इसके उद्देश्य होते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है कि क्या कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है कि इट इज़ अ लीगल ड्यूटी ऑफ स्टेट, या PhD रिसर्च में या कहीं भी पूछ देता है, तो इसके बारे में ग्रोसियस ने माना था कि हाँ, ये एक लीगल ड्यूटी है, लेकिन यह लीगल ड्यूटी नहीं है। अगर ये इसको लीगल कर्तव्य मान लेंगे, विधिक कर्तव्य, तो ये हो जाएगा कि सारे अपराधी प्रत्यर्पण को अधिकार स्वरूप मांगेंगे, जैसा संभव नहीं है, इसलिए ये लीगल राइट नहीं है। इंडिया में इसके लिए
इंडियन एक्सट्राडिशन एक्ट 1962 बनाया गया है। इसी के तहत इसको फॉलो कराया जाता है इंडिया में। उसके बाद एक्सट्राडिशन ऑफ पॉलिटिकल अफेंडर, क्या, लेकिन एक बात और है कि इसमें जो राजनीतिक अपराधी होते हैं उनका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। यह इंटरनेशनल लॉ का एक रूढ़िगत नियम है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ आपको बताए थे कि हम प्रथा को मानती है, अभिषेकात्मक को मानती है, तो ये इंटरनेशनल लॉ का एक रूढ़िगत नियम है कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। इसके पीछे कारण ये है कि राजनीतिक कोई अपराधी नहीं होता, राजनीतिक व्यक्ति वो तो अपने दूसरे राष्ट्र में शरण लेने जाता है। जैसे कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चले गए शरण लेने दूसरे राष्ट्र में, तो उनको प्रत्यर्पित थोड़ा करा पाएगा तालिबान। ऐसे बहुत से राष्ट्र वो होते हैं जो भाग जाते हैं कहीं दूसरे देश में, तो उनको प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। किंतु फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जब प्रारंभ हुआ था तो इस प्रथा में कुछ परिवर्तन किया गया। 1793 में फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 120 के अधीन आश्रय प्रदान करने वालों को स्वतंत्रता आंदोलन के कारण और देश से निष्कासित कर दिए जाने के कारण उन्हें थोड़ा सा सहूलियत दी गई कि स्वतंत्र वो एक, क्योंकि वो देश से कभी कभी ऐसा था उस ज़माने में बहुत क्रांतियाँ होती थी, लोग रिवोल्यूशनरी क्रांति की वजह से दूसरे राष्ट्र में भाग जाते थे और देश से उनको निष्कासित कर दिया जाता था। तो ये माना गया कि नहीं, ये एक जनरल रूल बनाया जाए, प्रथा ना बना के, कि राजनीतिक अपराधियों का या राजनीतिक व्यक्तियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। भारत के प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 के धारा 31A के अधीन इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि वर्तमान समय में राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं करना एक इंटरनेशनल लॉ का जनरल रूल बन गया है। अब इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे री कैस्टियोनो का केसेस है। ये ब्रिटिश न्यायालय का केस था कि कैस्टियोनो एक राजनीतिक अपराधी थे और कैस्टियोनो एक क्रांतिकारी थे जिनका प्रत्यर्पण नहीं किया गया। जर्मनी ने मांगा लेकिन ब्रिटिश न्यायालय ने मना कर दिया। फिर री मेन्यूरी केस है, इसमें भी कैस्टियोनो को फॉलो किया गया। फिर क्लोसीजिनिस के में लॉर्ड गोडार्ड ने कहा था साफ साफ कि राजनीतिक अपराधियों का प्रत्यर्पण नहीं किया सकता है, ये मानवता के विध पर आधारित है, इसलिए मानवीय कारण से हम उनका प्रत्यर्पण नहीं कर सकते हैं। भारत की स्थिति देख लें तो भारत में 1903 पहले भारत में 1870 तक तो ब्रिटिश एक्सट्राडिशन एक्ट को फॉलो किया जाता था। 1903 में जब में पहली बार हम लोगों को जब ब्रिटिश से हम लोगों को हट के अपना 1903 में भारतीय एक्सट्राडिशन एक्ट बनाया गया। 1930 का अधिनियम भारत की स्वतंत्रता के बाद भी लागू रहा और 1962 में हमारे यहाँ अपना एक्सट्राडिशन एक्ट बनाया गया जिसके तहत हम लोग गवर्न होते हैं। लेकिन 15 अगस्त 1947 के पूर्व की गई सभी प्रत्यर्पण की संधियाँ जो हैं वो भारत पर आज भी आबद्ध कर है। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है, ऐसा एक्सट्राडिशन एक्ट में भी प्रावधान है। 1993 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें स्पष्ट शब्दों में कह दिया गया कि राजनीतिक व्यक्ति को अपराधी नहीं माना जाएगा और राजनीतिक व्यक्तियों का प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता है। और अपराधों की सूची में अपहरण विरोधी अधिनियम 1982 तथा सिविल विमानन की सुविधा के विरुद्ध कार्य दमन अधिनियम 1982 में लिखित रूप से कह दिया गया कि राजनीतिक जो होते हैं वे अपराधी नहीं होते हैं, इसलिए उनके प्रत्यर्पण के लिए हम जोर नहीं दे सकते हैं। ये रहा आपका प्रत्यर्पण किसे कहते हैं। अब आपका दूसरा चैप्टर इसी में जुड़ा है, आश्रय। इसको एज्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रीक में एजिलिया, और एजिलिया का मतलब होता है अलंघनीय स्थान, इनवाइडेबल प्लेस। जब राज्य क्षेत्रीय टेरिटोरियल स्टेट रिक्वेस्टिंग स्टेट से किसी व्यक्ति को सौंपने से इनकार कर देता है, जैसे कि प्रत्यर्पण में यह है कि वो टेरिटोरियल स्टेट से रिक्वेस्टिंग स्टेट उससे रिक्वेस्ट करता है, और इसमें क्या है, जब राज्य क्षेत्रीय जो स्टेट है वो निवेदक स्टेट जब उसको मांगता है तो उसको
उस व्यक्ति को सौंपने से इनकार कर देता है तथा उसे अपने राज्य क्षेत्र में सुरक्षा के लिए शरण प्रदान करता है तो इसे कहते हैं, इसे आश्रय कहते हैं। ये शरणार्थी विधि से भिन्न है। शरणार्थी विधि में हम खुद शरण लेने जाते हैं और इसमें हमको राज्य सुरक्षा देता है। और आश्रय देने वाला जो राज्य होता है वो सक्रिय रूप से दूसरे व्यक्ति को सुरक्षा देता है। ये शरणार्थी और अप्रवासी दोनों से अलग हैं, क्योंकि जो दूसरा राष्ट्र होता है वो संप्रभुत्व राष्ट्र होता है, तो उसकी संप्रभुत्ता पे आँच ना आए। अगर हम भाग के दूसरे राष्ट्र में गए हैं तो उसकी खुद की संप्रभुत्ता है कि हमारी सुरक्षा करे और वो हमें आश्रय के रूप में अपने पास रखता है। जिस व्यक्ति को आश्रय दिया जाता है उसको आश्रयी कहते हैं, एजली कहते हैं। आश्रय प्राप्त किए हुए व्यक्ति को शरणार्थी नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले इसके बारे में 1959 में 1959 में महासभा ने विचार किया और 1962 में आश्रय को अपने विषय में शामिल किया। बहुत विचार विमर्श के बाद इसको बनाया गया। जो इसका बेसिक है वो ये है कि अपने राज्य क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों पर नियंत्रण करने का उस राष्ट्र को प्रभुता संपन्न अधिकार प्राप्त है, इसलिए वो उसको वापस नहीं कर सकता। 1974 में ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल एज्यूम ने आर्टिकल 1 के अधीन इसको मान्यता दिया। आश्रय प्रदान करना राज्य का प्रभुता अधिकार है, इसको मान्यता दिया गया। इसमें एक वाद आता है कर्फ्यू चैनल का वाद, इसी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, इसीलिए आश्रय जो लेते हैं उनको राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पे या समरूपता के मैटर पे उसको दूसरे राज्य को वापस नहीं किया जा सकता है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948 के आर्टिकल 14 में भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को उत्पीड़न से दूसरे देश में शरण मांगने तथा ऐसी शरण का उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है। एवरीवन हैज़ अ राइट टू सीक एंड एंजॉय इन द कंट्रीज एज्यूम फॉर प्रिकॉशनरी पर्पस। फिर इनका प्रकार आता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले तो ये राज्य क्षेत्रीय आश्रय होते हैं। जब राज्य अपने राज्य क्षेत्र में आश्रय प्रदान करता है तो उसे राज्य क्षेत्रीय आश्रय कहा जाता है। उसके बाद आता है बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय। जब राज्य क्षेत्र के बाहर उसको आश्रय प्रदान किया जाता है तब उसको बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय कहते हैं। जो राज्य क्षेत्रीय आश्रय है उसको महासभा में 1959 में घोषणा की थी और 14 दिसंबर 1967 को राज्य क्षेत्रीय आश्रय को महासभा ने एक्सेप्ट किया था। और बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय, जब अपने राज्य क्षेत्र के बाहर किसी को आश्रय दिया जाता है तो उसको बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय कहते हैं। जैसे कि दूतावास में डिप्लोमेटिक आश्रय होता है और भारत इसको नहीं मानता। वाणिज्यिक दूतावास में एक बार आप लोग सुने थे कि कोई महिला थी जिसको वाणिज्यिक दूतावास में आश्रय दिया गया था, हम उसका नाम भूल रहे हैं, लेकिन ये प्रकरण आया था तभी हम लोग वाणिज्यिक दूतावास की बात समझ में आई थी। युद्धपोतों में आश्रय दिया जाता है, व्यापारिक जलयान पे आश्रय दिया जाता है, इंटरनेशनल संस्थाओं में भी लोगों को आश्रय दिया जाता है। भारत ने 1955 में दलाई लामा को आश्रय दिया था, चीन से अलग। चीन के एक तिब्बत के क्षेत्र में उनका रहते थे तो दलाई लामा को आश्रय देके भारत ने उनको तिब्बत में शरण दिया हुआ है। ये इसी आश्रय के सिद्धांत पर आधारित है। और भारत जो है वो बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय में अपने दूतावास, डिप्लोमेटिक, वाणिज्यिक दूतावास में किसी को शरण नहीं देता है। लेकिन दलाई लामा को मानवता के आधार पर ह्यूमन राइट कन्वेंशन के आर्टिकल 14 को फॉलो करते हुए मानवता के आधार पर इनको तिब्बत में शरण दिया गया है। फिर 30 दिसंबर 1967 को भारत में सभी दूतावासों में ये परिपत्र जारी कर दिया गया, स्पष्ट बता दिया गया कि और इसके लिए एक समिति बनाई गई, 6 कमिटी ऑन द कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक आइटम, कि हम लोग किसी को अपने दूतावासों या कहीं पे आश्रय नहीं देंगे, लेकिन हम मानवता के आधार पर हम आश्रय दे सकते हैं। फिर ऐसा ही 3 नवंबर 1975 को ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जब
डॉक्टर सैयद मोहम्मद जो थे, जो उस समय दूता महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत ऐसे किसी भी बंधन से, किसी भी डिक्लेरेशन से बाउंड नहीं है। और भारत ने कहा कि हम लोग अपने डिप्लोमेटिक में, अपने संस्थाओं में किसी को आश्रय नहीं देंगे। हमारे यहाँ आश्रय देना खाली ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन 1948 के आर्टिकल 14 की तरह ही दिया जा सकता है। लेकिन भारत ने बहुत पहले नेपाल के पूर्व नरेश त्रिभुवन को राजनीतिक आश्रय प्रदान किया था, वो भी मानवता के अधिकार पर उनको आश्रय प्रदान किया गया था। ये आप लोगों का आश्रय का चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोगों को कल हम ह्यूमैनिटी लॉ के चैलेंज क्या होते हैं ये बताएंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।